तो भैया सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि वीडियो मैं टाइम से नहीं दे पा रहा हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो का इंतजार रहता है क्योंकि मुझे टाइम मिलता नहीं है। मैं वीडियो को पूरी अच्छी तरह से रिसर्च कर समझ कर आप लोगों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें समय तो लगेगा ही। वीडियो भले लेट से मिल रहा है लेकिन आपको वीडियो की कंटेंट की क्वालिटी सिंप्लिसिटी में कोई कमी नजर नहीं आएगी। तो चलिए अब बिना बकवास किए हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, इस वीडियो में आज हम जमीन से संबंधित इस्तेमाल होने वाले टेक्निकल शब्द जैसे कि दस्तावेज क्या होता है, बैनामा क्या होता है, खतियान खाता क्या होता है, जमाबंदी पंजी क्या होता है, रसीद क्या होता है और भी बहुत कुछ इनके बारे में जानेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम की है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। जमीन से संबंधित सभी टेक्निकल शब्दों को मैं एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश किया हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह मेरा दावा है। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है एमडी मुस्तफा। आप देख रहे हैं कागज पत्र ऑनलाइन हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि दस्तावेज क्या होता है। दस्तावेज को रजिस्ट्री भी बोलते हैं, बैनामा भी बोलते हैं। तो दस्तावेज आखिर क्या होता है? देखिए यहाँ पे मैंने फोटो लगा दिया है। दस्तावेज इसी तरह दिखता है। जो असली वाला दस्तावेज होता है वह इसमें एक स्टाम्प लगा हुआ रहता है। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने साफ साफ एकदम हिंदी भाषा में लिखा है, यह एक पंजी या फिर पर्ची होता है जो आपके जिला के जमीन रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री के बाद स्टाम्प के साथ दी जाती है। समझ में आया कि नहीं? मतलब जब कोई जमीन बेचता है और आप जमीन को खरीदते हैं तो आप दोनों लोग जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक जिला में रजिस्ट्रार ऑफिस रहता है। वहां पर आप लोगों के आपस में राय विचार से जमीन का रजिस्ट्री होता है और कितना रुपए में रजिस्ट्री होता है यह पहले से तय होता है आप दोनों लोगों के बीच में। तो इस पेपर पर दोनों लोगों का साइन होता है प्लस गवाह का भी साइन होता है। ठीक है, तो इसी को हम दस्तावेज बोलते हैं, रजिस्ट्री बोलते हैं और बैनामे भी बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। इस दस्तावेज में आपको खाता नंबर, खेसरा नंबर और चौहदी भी दिया जाता है। इसके साथ में दस्तावेज का संख्या भी दिया जाता है जिसे हम डीड नंबर भी बोलते हैं। तथा दस्तावेज को हम इंग्लिश में डीड या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं। अब समझते हैं खतियान या फिर खाता क्या होता है और खतियान किसके नाम पर होता है। तो देखिए, खतियान जमीन का एक रिकॉर्ड होता है जिसमें जमीन मालिक का जमीनों के बारे में सभी जानकारियां होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति के नाम से 10 प्लॉट है तो उस सभी 10 प्लॉटों का जानकारी खतियान में एक साथ मिल जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने फोटो में दिखाया है जैसे कि यह एक ऑनलाइन खतियान है। इस खतियान में सबसे पहले ऊपर रैयत का नाम लिखा हुआ रहता है और नीचे पिता का नाम लिखा हुआ रहता है। फिर नीचे राजस्व थाना नंबर लिखा रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि नीचे खाता नंबर में आपको एक खाता नंबर में लगभग जितने भी प्लॉट्स नंबर है सभी का लिस्ट दिखाई दिया जाता है। उसके साथ में उसका चौहद्दी भी दिखाया जाता है, किस्म का ज़मीन भी दिखाया जाता है और रकबा यानी कि क्षेत्र कितना है वो भी दिखाया जाता है। तो चूंकि यह ऑनलाइन खतियान है इसलिए इसमें सभी जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन जब आप ऑफलाइन खतियान निकालते हैं तो उसमें आपको सभी जानकारी दिया जाता है इसी फॉर्मेट में। लेकिन भैया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह ऑनलाइन खतियान में कितना गड़बड़ी है। बिहार में कोई भी काम सही से नहीं होता है। बिहार में सभी काम घूस से घुसकता है। घूस दीजिएगा तो आपका काम घुसकेगा आगे और घूस नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं घुसकेगा, वहीं पर अटक जाएगा। आप भी ऑनलाइन अपना खतियान निकालते हैं जमीन का तो और आपको खतियान में आपका चौहदी क्या है मालूम ही नहीं है, रकबा क्या है मालूम ही नहीं है, रैयत का नाम भी मालूम नहीं है, मतलब आधा अधूरा जानकारी दिया गया है। तो फिर वैसे खतियान लेकर आप क्या कीजिएगा? कोई मतलब बनता है कि ऑनलाइन खतियान निकालने से? फिर ऑनलाइन खतियान गवर्नमेंट जो बिहार सरकार है वो देता ही नहीं। ये बिहार सरकार काम तो कर रही है लेकिन सही से काम नहीं कर रही है, आधा अधूरा काम कर रही है। इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और मुझे बिहार सरकार के राजस्व डिपार्टमेंट से उम्मीद है कि जितना भी जमीन से संबंधित काम है वो तेजी से और अच्छे से किया जाए ताकि भविष्य में कोई भी गड़बड़ी ना हो, क्योंकि आए दिन जमीन से संबंधित विवाद देखने को मिलते रहते हैं। आइए अब समझते हैं जमाबंदी पंजी क्या होता है। तो देखिए, जमाबंदी पंजी यह आपके लगान का खाता यानी जमीन दखल से संबंधित पूरा रिकॉर्ड रखता है जो प्रूफ करता है कि जमीन अब आपके नाम है तथा आपको लगान जमा करने का पूरा लीगल हक है और जरूरी भी है। लगान को हम टैक्स भी बोलते हैं। जमाबंदी पंजी जब आप ऑनलाइन निकालिएगा तो कुछ इस तरह से दिखता है जिसमें आपको भाग वर्तमान संख्या और पृष्ठ संख्या दिखाया जाता है, जमाबंदी संख्या भी दिखाया जाता है और उसके नीचे रैयत का नाम लिखा हुआ रहता है और उसके नीचे खाता संख्या, खेसरा संख्या तथा रकबा और चौहदी वगैरह लिखा जाता है। और सबसे जरूरी चीज नीचे अंतिम लगान का विवरण रहता है कि आपका अंतिम लगान कब किया गया है और कितना बाकी है, लगान बाकी वगैरह तो नहीं ना है। अब समझते हैं जमाबंदी नंबर क्या होता है और कहाँ मिलता है। तो देखिए, दखल होता है मतलब आपका जो ज़मीन पहले किसी और के नाम होगा और आपने रजिस्ट्री करवाया होगा तो वो जो ज़मीन है उस पर्टिकुलर खाता नंबर और प्लॉट नंबर का वह ज़मीन
उसके खाता से कट कर आपके खाता में जुट जाता है, ठीक है ना। यानी कि हम जिसको दखल बोलते हैं, तो दखल होने के बाद में आपको जमाबंदी नंबर दिया जाता है और इसी जमाबंदी नंबर से आपका लगान के बारे में मालूम चलता है कि आपके ज़मीन में कितना लगान बाकी है, कितना लगान जमा हो चुका है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह हुआ कि यह जमाबंदी नंबर आपके ज़मीन का लगान से संबंधित सारा रिकॉर्ड रखता है। अब बात करते हैं ज़मीन का रसीद क्या होता है। ज़मीन का रसीद को ही हम भू लगान रसीद भी बोलते हैं, इसमें कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए, ज़मीन का रसीद यानी कि भू लगान रसीद कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें लगान से संबंधित विवरण दिया जाता है कि आपका लगान किस वर्ष से किस वर्ष तक जमा हो चुका है, कितना बाकी है, कितना रुपये आपने दिया है लगान का। आप यहाँ देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है हिंदी में। यह एक लगान रसीद होता है जिसमें लगान यानी सरकार का टैक्स से संबंधित जानकारी दी रहती है, जैसे कि किस साल से किस साल तक लगान जमा हो चुका है। तो कुल मिलाकर बात यह हुआ कि लगान रसीद जो है आपका भू लगान रसीद, वो सिर्फ और सिर्फ लगान आपने कितना दिया है, कितना से कितना वर्ष तक दिया है, उसका पूरा एक रिकॉर्ड रख रहा है। देखिए, अब आप समझते हैं कि लगान रसीद और जमाबंदी पंजी में क्या अंतर है। आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग एकदम अलग है। आपको ऑनलाइन में भी दोनों अलग अलग देखने को मिलता है। मैंने दोनों का फोटो दिखा दिया है और यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखकर भी समझाया है। सबसे पहले समझते हैं कि लगान रसीद क्या होता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, लगान रसीद में सिर्फ आपको यह मालूम चलता है कि लगान कितना और किस वित्तीय साल तक जमा है, मतलब किस साल से किस साल तक आपका लगान जमा हो चुका है। जबकि जमाबंदी पंजी में क्या होता है कि सिर्फ आपको भूमि पहले रैयत के किस नाम से कटकर अब किसके नाम पर दखल हो चुका है, यानी कि पहले किसी और का नाम हुआ होगा और उसके नाम से कटकर अब आपके नाम पर दखल हो चुका है, तथा अब कानूनी तौर पर खेती वाला जमीन जो है, मतलब जिस जमीन में आप खेती करते हैं उसी जमीन का लगान देना है, ठीक है। एक बात आप ध्यान दीजिए कि यह ऑनलाइन द्वारा जमा की गई लगान रसीद है। यदि आप ऑफलाइन लगान रसीद जमा करते हैं अपने अंचल कार्यालय में जाकर, तो वहां पर जो रसीद दी जाती है उसमें भी सारा ब्यौरा रहता है, लेकिन उसका सेम टू सेम आपको इसमें सेम टू सेम जो दिया गया इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, वहां पर कुछ अलग आपको देखने को मिल जाता है इंटरफेस। आइए अब हम सबसे अंत में समझते हैं कि केवाला तथा दान पत्र, जिसको हम गिफ्ट डीड भी बोलते हैं, इसमें क्या अंतर होता है और क्या होता है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति का जमीन से संबंधित पुराना रिकॉर्ड को केवाला कहते हैं। यह किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे खतियान, दस्तावेज, आपका गिफ्ट डीड यानी दान पत्र हो गया। मतलब आपको केवाला से मालूम नहीं चलेगा कि आखिर आपका जो जमीन के कागज है वो किस प्रकार है, वो खतियान है, दस्तावेज है, आपको मतलब पर्चा कराया गया है। जबकि दान पत्र किसी को उपहार के तौर पर दिया जाता है। यह एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। इससे जमीन बेचने वाला का मर्जी से रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्री करवाया जाता है। मतलब मान लीजिए कि आपको किसी को जमीन देना है दान पर या फिर गिफ्ट देना है, ठीक है, उपहार के तौर पर, मतलब बिना पैसे लिए हुए, समझ रहे हैं ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि कार्यालय ऑफिस में जा सकते हैं, अपने जिला के कार्यालय ऑफिस में, और वहां पर आप उस जमीन को उस व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री करवा सकते हैं जिसको आप गिफ्ट के तौर पर देना चाहते हैं। तो वह जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है उसी को गिफ्ट डीड बोलते हैं, फिर दान पत्र बोलते हैं। और यहाँ पर केवाला तथा दान पत्र दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि वसीयतनामा जो बनता है वह भी देखा जाए तो दान पत्र के ही तरह होता है, लेकिन दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो यहाँ दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यदि वसीयत लिखने वाला जिंदा है तो जिंदा रहते हुए जिसके नाम पर वसीयत लिखा गया है उसके नाम पर जमीन नहीं होता है, मतलब उसको भी अधिकार नहीं है कि वह उसके नाम जमीन हो चुका है। लेकिन जैसे ही वसीयतनामा लिखने के बाद जब जमीन का मेन मालिक मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वसीयत में जिसका जिसका नाम दिया गया है उसके नाम पर कानूनी तौर पर जमीन हो जाता है। तो यह भी एक छोटा सा डिफरेंस है दान पत्र और वसीयतनामा में। तो भैया कैसी लगी आपको यह वीडियो? मैं उम्मीद करता हूँ कि जरूर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानकारी जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि सच में वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव थी तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए और वीडियो अपलोड कर सकूं। यदि आप रोजाना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा भी दबा लीजिए। ध्यान रखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।